हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। चूंकि ध्यान रखिए उस रजिस्ट्रेशन से पहले हम लोग जान लें थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में। जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये ध्यान रखिए। सबसे पहले हम आप लोग को बताए हैं कि सेंट्रल जीएसटी यानी कि जो यस जीएसटी वो कब, सी जीएसटी कब लगेगा, तो ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में अंतर आप लोग पढ़े थे ना। इंट्रा स्टेट क्या होगा, हाँ यूपी के हैं, और यदि यूपी में कोई गुड्स या परचेज सेल करेंगे तो क्या होगा, इंट्रा स्टेट। और हम ये बताए थे जब इंट्रा स्टेट होता है तो दो टैक्स लगता है, पहला सीजीएसटी, पहला क्या था सीजीएसटी, और दूसरा ये पता है ना। वही आप स्ट्रक्चर बता रहा है कि यदि सीजीएसटी है तो कब लगेगा, तो कह रहा है कि सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर सर्विस आर बोथ, कि अगर जो आपका बिजनेस है गुड्स का हो या फिर सर्विस का हो, यदि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट का मतलब तो पता हो जाए होगा ना, लोकल सप्लाई। आज समझे जब हम लोकल सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा, सेंट्रल टैक्स यानी कि सीजीएसटी। उसके जस्ट नीचे कह रहा है स्टेट जीएसटी कब लगेगा, तो स्टेट जीएसटी कह रहा है ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस आर, कि अगर जो आप क्या करेंगे कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज से सप्लाई करेंगे लोकल में, तो भी आपको वहां पे क्या लगेगा, यस जीएसटी लगेगा। और उसके बाद से दिया है इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि आईजीएसटी कब लगेगा, तो ऑन इंटर स्टेट एंड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। जैसे सिर्फ इंपोर्ट दिया ट्रांजेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, समझ लीजिए। अब अगर जो हमारा स्टेट यूपी का है और यूपी में यदि हम सप्लाई कर रहे हैं, आ रहा समझे ना, तो हमसे दो लोग टैक्स लेंगे। कौन कौन, ये स्टेट और दूसरा सेंट्रल। अगर जो कोई गुड्स है और उस गुड्स पे कितना परसेंट 18% है, तो 9% स्टेट और 9%। इतना क्लियर है ना। लेकिन आईजीएसटी कब लगेगा, तो जब हमारा यूपी स्टेट है और अदर किसी स्टेट में हम सप्लाई करें, किसमें, अदर किसी स्टेट में जब सप्लाई करेंगे वहां पे एक ही टैक्स लगेगा, तो क्या होगा, आईजीएसटी। और टोटली यानी कि 18% आईजीएसटी कौन लेगा, सेंट्रल। इतना क्लियर है ना। और जो उसके नीचे तरह ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई या जीएसटी गुड्स आर सर्विस आर इंट्रा स्टेट दे रहा है। इंट्रा क्या दे रहा है, यूनियन टेरिटरी सप्लाई दे रहा है। यूनियन टेरिटरी आप लोग पढ़े हैं ना, टैक्स चार प्रकार के होते हैं, पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट, तीसरा आईजीएसटी और चौथा यूटीजीएसटी। चौथा क्या पढ़े थे, यूटीजीएसटी। और यूटीजीएसटी क्या है, यूनियन टेरिटरी के अंदर शासित प्रदेश में सिर्फ लागू किया जाता है। किस प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे अगर आपका स्टेट, एक एग्जांपल कर ले लिए दिल्ली, क्या ले लिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, आ रहा समझे ना। अब दिल्ली से दिल्ली में अगर कोई गुड्स सप्लाई किया जा रहा है तो वहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा। वहां पे क्या लगेगा, यूटीजीएसटी। तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो रहा है ना। हाँ, जो नीचे आएंगे तो नीचे भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब सेंट्रल टैक्स जैसे आप लोग पढ़े तो वाईजीएसटी, वाईजीएसटी का डेफिनेशन कोई बता सकता है, वाईजीएसटी, वाईजीएसटी जीएसटी क्यों लगा, बताए थे जब टैक्स नहीं, जब जीएसटी नहीं था तो एक साथ कई सारे टैक्स अप्लाई किए जाते थे, आ रहा समझे ना। अब उन सभी टैक्स को हटाने के लिए क्या लगाया गया, जीएसटी लगाया गया। तो ये डिवाइड कर दिया गया कि जो हमारा क्या है, सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है और इंटीग्रेटेड टैक्स। अब याद रखिए स्टेट टैक्स में आता है यूनियन टेरिटरी टैक्स, किसमें आता है, यूनियन टेरिटरी टैक्स किसमें आता है, स्टेट टैक्स में ही आता है। क्योंकि अगर जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा है तो हम अपने स्टेट से अपने स्टेट में परचेज सेल करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं रहे, सिर्फ किसका रहेगा, इस अपने स्टेट का रहेगा। आया समझे ना। इसलिए यहाँ पे सिर्फ किसने रखा है, हाँ यूनियन टेरिटरी को किसमें रखा है, स्टेट टैक्स। अब जब टैक्स को हटाया गया अदर टैक्स को, तो जितने एक्साइज ड्यूटी एडिशनल जितने भी टैक्स थे इन सबको किसके अंदर रखा गया, सेंट्रल टैक्स। इन सभी टैक्स को वैट, परचेज टैक्स, एंटी टैक्स सबको किसके अंदर रखा, स्टेट टैक्स। और इन तीन प्रकार के टैक्स को किसके अंदर रखा, इंटीग्रेटेड।
यानी कि देखिए अगर यही ग्रुप अगर अलग अलग कर दिया जाता तो बहुत सारे टैक्स हो जाते लगभग ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और टोटल कितने टैक्स हो जाते? 12 टैक्स हो जाते। अब इन्हीं सबको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आ रहा समझ में ना? जैसे अगर जो हमारे क्लास में काफी बच्चे हैं, कोई डीसीए का है, कोई डीसीए का है, कोई डीएफए का है, आ रहा समझ में ना? तो वैसे अगर हम ये कहेंगे नहीं, जो मान लेते हैं कि अरबाज उसका डीएफए है, मिथुन का डीएफए, ऐसे सबका अलग अलग नाम देंगे। हम ये कहते हैं डीएफए वाले अलग हो जाए, ये डीएफए वाले अलग हो जाए और डीसीए वाले अलग, एक ग्रुप बन गया है। उसी प्रकार से जब ये टैक्स लगाया गया तो ये ग्रुप बना दिए गए। और जो सेंट्रल टैक्स है उसके अंदर ये टैक्स आ जाएंगे, तो स्टेट टैक्स उसके अंदर ये टैक्स आ जाएंगे, और जो इंटीग्रेटेड टैक्स है उसके अंदर ये टैक्स। इतना क्लियर है ना? उसके बाद से आता है हम लोग का क्या, रजिस्ट्रेशन। क्या आता है? रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन क्या है तो ध्यान रखिएगा, जब जीएसटी नहीं था ना, उसके पहले भी टैक्स पे किया जाता था, आपको पता है ना, जो कई सारे टैक्स लगाए जाते थे, तो उस टैक्स को पहचानने के लिए एक नंबर हुआ करता था जिसको टीआईएन नंबर बोलते हैं। अगर जो आपको टैक्स पे करना है तो उसके लिए कोई अकाउंट नंबर होना चाहिए ना, तभी तो पे कर पाएंगे ना। तो वही नंबर टीआईएन नंबर होता था पहले, यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन। जो देखिए रजिस्ट्रेशन में कह रहा है टीआईएन यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एजाइन किया जाता था। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को जीएसटीआईएन यानी कि गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर एजाइन। जब जीएसटी नहीं था तो जब टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां पे सिर्फ टीआईएन नंबर मिलता था। क्या मिलता था? टीआईएन नंबर। और टीआईएन का फुल फॉर्म क्या होगा? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे टैक्स को कैसे पे करना ये पहचाना जा सकता। आया समझ में ना? लेकिन जब जीएसटी आया तो बिजनेस किस में रजिस्टर्ड होने लगे? जीएसटी। तो बिजनेस को एक नंबर मिलने लगा जिसका शॉर्ट नेम क्या है? जीएसटीआईएन शॉर्ट नाम। और इसका पूरा नाम क्या होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन। जो कह रहा है यह जीएसटीआईएन 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? टोटल 15 अंक का होता है। जो आगे कह रहा है क्या, हाँ, जो पैन पर आधारित होता है, जिसका स्ट्रक्चर कि आप लोग को पता है ना कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कराना होगा। आप लोग पढ़े कि जिनका एक लिमिटेशन हम लोग पढ़े मॉनेटरी फील्ड, अभी आगे पढ़ेंगे भी किनको रजिस्ट्रेशन कराना हो। इसके पहले हम लोग पढ़े जिनका टर्नओवर 20 लाख से या 40 लाख से अधिक है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना। ये पहले हम पढ़े हैं ना। अगर जो स्पेशल कैटेगरी में है तो कितना चाहिए? 20। और अगर जो अदर में है तो 40। अगर जो 40 लाख से टर्नओवर अधिक है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। एक साल का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि एक साल का टर्न। तो अगर जो क्या हुआ, जीएसटी कार्ड जब रजिस्ट्रेशन होता है वही तो कार्ड बनेगा ना जो 15 अंक का मिलेगा। अभी बता रहे हैं, आगे घबराओ नहीं। कितना से अधिक जाए किसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? जीएसटी। और जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एक नंबर मिलेगा जिसका नाम क्या होगा? सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन। जो टोटल कितने अंक का होगा? 15 अंक का होगा, जो टोटली किसके ऊपर आधारित रहता है? पैन कार्ड। जैसे देखिए दिया है यहाँ पर, सबसे पहले दिया स्टेट कोड। क्या दिया है? स्टेट कोड। सबका अलग अलग कोड होता है। स्टेट पे जाएंगे ना तो जब जीएसटी के अंतर्गत आएंगे तो अपना जो यूपी का स्टेट है उसका कोड अलग है, बिहार के स्टेट का कोड अलग है। आ समझे ना? ये पहचान करने के लिए। और यदि आपको चेक करना है कि आपके स्टेट का कौन सा है, बिहार का कौन सा है, या फिर अलग स्टेट का कौन सा है, तो उसके लिए आप ब्राउजर पे आइए और यहाँ पे सर्च कर लीजिए स्टेट कोड इन जीएसटी। हो जाएगा ना? अब जैसे आएंगे तो देखिए आपको ये मिल जाएगा स्टेट, और इधर क्या दिया है? अभी सिर्फ कहा किसका दिखा जाए? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और सबका देखना। फिर कहाँ क्लिक करेंगे? मोर वाले ऑप्शन। जैसे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ना तो आपको यहीं पे सबका दिख जाए। जम्मू एंड कश्मीर का क्या है? हिमाचल प्रदेश का 0 2 पढ़ेंगे, सिर्फ 2 नहीं पढ़ेंगे। आ रहा समझ में ना? क्योंकि 2 कोड है, एक 0 और दूसरा 2।
अगला पंजाब का क्या है 0.3, चंडीगढ़ का 0.6, उत्तराखंड का 0.5, हरियाणा का 0.6, दिल्ली का 0.7, राजस्थान का 0.8, उत्तर प्रदेश का 0.9 और बिहार का 10, सिक्किम का 11, ये अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का। आ रहा समझे ना। अब इसके बाद से चलिए पहले भी हम लोग आते हैं अपने इसी वाले को। क्या हुआ स्टेट तो वो भी है ना, वहां भी रजिस्ट्रेशन कराए तो वहां भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा ना, उसका भी स्टेट कोड होना चाहिए ना, तो देगा नहीं। आ रहा समझे ना। अब यहाँ समझिए, अगर हम अपना बिजनेस जीएसटी में क्या कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जीएसटी में, तो यहाँ पे टोटल कितने अंक का मिलेगा 15 अंक का, जिसमें शुरू का 2 क्या हो जाएगा। अगर जो हम यूपी में हैं और यूपी में हम अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करा रहे हैं, तो सबसे पहला जो अंक मिलेगा वो क्या होगा 09, क्योंकि हमारे स्टेट का कोड क्या है। फिर आगे दिया पैन, क्या हो रहा है बंद कर दीजिए, हम बाद में चला देंगे, क्लास चलाना है। स्टेट कोड पास फिर क्या आ जाएगा पैन। अब आप लोग बताइए पैन कार्ड का नंबर कितने अंक का होता है 10 अंक का होता है, जिसमें से 4 बीच का न्यूमेरिक होता है और बाकी 6 क्या होता है अल्फाबेट होता है। आ रहा समझे ना, बाकी का 6 क्या होता है अल्फाबेट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक अल्फाबेट आ रहा समझे ना। और जब आगे जाए तो 4 अंक क्या होगा न्यूमेरिक और फिर 1 अंक क्या होगा। अब बनेगा कैसे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमको बनाना है स्टेट को ले लिए 0 और 9, हो जाएगा ना। मान लेते हैं ए बी सी डी और ई, इसके आगे लिए 1 2 3 और यहाँ पे लिखा जाएगा ये, हो जाएगा ना। ये पैन कार्ड का टोटल नंबर रहेगा, याद रखिएगा। फिलहाल हम मान लीजिए हमारा पैन कार्ड नंबर ऐसे है, इतना क्लियर है ना। शुरू का सबसे पहले तो क्या रहेगा स्टेट कोड और बाकी का क्या रहेगा पैन नंबर, और उसके बाद से आपको एक मिलेगा एंटिटी कोड। एंटिटी आप लोग पढ़े हैं, बताइए कोई एंटिटी क्या है। एंटिटी क्या है अस्तित्व। बिजनेस का नाम ही उसका अस्तित्व होता है। अगर हम अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना तो उसका एक अलग कोड मिलेगा, उसका क्या मिलेगा एक अलग कोड मिलेगा, जो कोड या तो न्यूमेरिक में हो सकता है या तो अल्फाबेट में हो सकता है। आ समझे ना। यदि इस पैन कार्ड के नंबर के आधारित न्यूमेरिक आया तो मेरे लिए न्यूमेरिक 1, मान ली क्या हो गया यहाँ पे ब्लैंक कोड। इस कोड को पूरा करने के लिए कोई ब्लैंक कोड आता है, वो अगर जो ब्लैंक कोड टाइप हुआ तो हम ये मान ली हमारा ब्लैंक कोड आ गया कितना जेड, मान लो अल्फाबेट में आ गया, किसमें आ गया अल्फाबेट। और आगे जब जाए तो लास्ट में दिखाई देगा क्या चेकसम। चेकसम क्या है, तो जैसे आप लोग कहीं भी जाते हैं ना तो देखते हैं अगर जो किसी चीज को पहचान करना था तो कहते हैं लास्ट का 2 अंक या 1 अंक बताइए या 4 अंक बताइए। पहचान करने के लिए लास्ट का ही अंक ज्यादातर निर्धारित किया जाता है ना। तो आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, कैटेगरी का मतलब समझ रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस वो मैन्युफैक्चरिंग का है कि ट्रेडिंग का है कि सर्विसेज का। ये अगर जो पता करना तो चेकसम डिजिट से निर्धारित किया जाता है 1 2 या तो मान लीजिए हमारा सर्विसेज का है तो क्या कर लीजिए तो यहाँ पे टोटल 15 बन के तैयार है ना, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पे बन के आ जाए। इतना क्लियर है ना। तो जब बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद से आपको एक GSTIN नंबर असाइन किया जाए, जिसका पूरा नाम होगा गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन। इतना क्लियर है ना। उसके बाद से ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने अंक का होता है 15 अंक का। टोटल टोटल किस पे आधारित होता है पैन पर, जिसमें शुरू का 2 अंक क्या रहता है शुरू का 2 अंक स्टेट कोड और बाकी का 10 अंक पैन नंबर है। जो पैन टोटल मिलकर कितना हो गया 12। उसके बाद से एक आपका क्या रहेगा बिजनेस का कोड रहेगा, दूसरा प्लान कोड पूरा करने के लिए कोई कोड रहेगा और तीसरा चेकसम बिजनेस के कैटेगरी को पहचानने के लिए कोड रहेगा। इतना क्लियर है ना। अभी इसका ज्यादातर यूज क्यों होता है चेकसम डिजिट,
अगर हम जीएसटी पे करने जाएंगे तो वहाँ पे दिखाना होगा हमारा बिजनेस किस टाइप का है, हम मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर है, रिटेलर, क्या है, किस टाइप हमारा बिजनेस है। आ समझे ना, इसके माध्यम से पता चलेगा। सेक्शन इतना क्लियर है ना। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद से कितने का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा? 15। तो रजिस्ट्रेशन ये समझ में आ रहा है ना कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद से टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा आपको, जो कितने अंक का होगा? 15। जिसका स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार हो। आ रहा समझ में ना। जैसे देखिए एक उदाहरण के तौर पे लगभग आगे आगे पेज पे जाकर हम कोई जीएसटी नंबर ले लेते, बिल्कुल आगे वाले पेज पे चले गए, आप नोट्स में आ जाए लगभग 47 पेज। हाँ 47 नंबर वाले पेज। देखिए इसमें कई सारे जीएसटी नंबर दिख रहा है ना। जीएसटी नंबर कितने अंक का है? 15। जिसमें देखिए शुरू का 2 क्या है? स्टेट। और बाकी का 10 अंक क्या है? बाकी का 10 अंक क्या है? पैन। और उसके बाद से ये क्या है? एंटिटी। दूसरा क्या है? ब्रांड। और तीसरा सेक्शन। कितना क्लियर है ना। यानी कि टोटल किसका आधारित हो जा रहा है? पैन। शुरू का तो स्टेट कोड, और स्टेट कोड कैसे चेक कर रही है हमने आपको बता दिया। चेक करना था आपको कहाँ जाना होगा? ब्राउजर। ब्राउजर पे जाने के बाद सर्च कर लीजिए क्या स्टेट कोड इन जीएसटी। पहले भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे किसका? मोर रो का। क्लिक करेंगे और क्लिक करने से स्क्रॉल करके आ जाएंगे नीचे, तो सभी स्टेट का लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगा। हो जाएगा ना। 1 से लेकर क्लास जितना स्टेट है सबका दिख जाएगा नीचे। हो जाएगा ना। टोटल कहाँ तक दिखा रहा है? देखिए जो दे रहा है यहाँ पे क्या अदर कैटेगरी में जो आएंगे उनका क्या होगा? 9%। सबका अलग अलग कोड दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें? और उसके बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला इसमें देखिए क्या रहा, क्या कितने नंबर पेज पे थे हम लोग? पेज नंबर कितना है? 19। ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं ना। अभी तो ऊपर ही है हम लोग जी। हाँ हाँ 18 पे ही आ गए यहीं पे, घबरा नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन क्या है, लेकिन नीचे कह रहा है लाइबिलिटी टू रजिस्टर। उत्तरदायित्व किसका बनेगा रजिस्ट्रेशन कराने का? अब सभी लोग तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते ना, नहीं तो पता चले जिसका टर्नओवर कम ही है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, एक लाइबिलिटी बना हुआ, उत्तरदायित्व बना हुआ किनका? कि किनको बिजनेस रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। तो जैसे देखिए यहाँ दे रहा है थ्रेश होल्ड लिमिट। क्या दे रहा है यहाँ पे? थ्रेश होल्ड। बिजनेस जो उनका है एक होल्ड लिमिट बना दिया गया है कि ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, कि सबका एक निर्धारित लिमिट है, और अगर जो वो उस लिमिट को पार कर ले जाएंगे तो उनको अपना बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो कह रहा है उन्हें अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और कह रहा है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल एग्जेम और एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का मतलब समझ लीजिएगा। टैक्सेबल का मतलब कि अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं, कोई गुड्स क्या कर रहा है? खरीद रहा है, तो इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, वो क्या है? टैक्सेबल है। और अगर इसी गुड्स पे ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ है वो क्या है? एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का मतलब समझा रहा है ना, कि अगर जी मार्केट में हम खरीदे, टैक्स लगा हुआ तो टैक्सेबल, और ये टैक्स नहीं लगा है तो एक्सपोर्ट। क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। अगर जो हम हमारा कोई बिजनेस है और हम ट्रांसपोर्टर्स का काम करते हैं, दूसरा कोई सामान खरीदता है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं, अपने पास लाते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसके पास ला करके छोड़ देते हैं। उस टाइप का बिजनेस है तो भी क्या करना होगा? शामिल किया गया। अगर जो आपका ट्रांसपोर्टर्स का भी बिजनेस है ना, तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि आप कितना सामान दूसरे व्यक्ति से ले रहे हो और कितना लाकर उसको दे रहे हो। आया समझे ना। जो आगे कह रहा है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है वो निम्नलिखित है। जैसे देखिए दे रहा है स्पेशल कैटेगरी।
जीएसटी के अंतर्गत एक स्पेशल कैटेगरी बनाया गया और एक अदर कैटेगरी बनाया गया। इस स्पेशल में कौन कौन से स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। ये स्पेशल कैटेगरी में बांटा गया। हाँ नहीं, ये स्टेट है, स्टेट को एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। आ समझे ना, सारा स्टेट ही है, लेकिन होगा कोई स्पेशल कैटेगरी, सर्च करके क्लास में बता देंगे। हाँ स्पेशली क्यों इसी को रखा गया है और कुछ नहीं। क्या हुआ इस नाम से? इसको पता नहीं, चलो सर्च करके अगली क्लास में बता देंगे, फिलहाल इतना समझ लीजिए। अब क्या दे रहा है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जाएंगे, इसमें कोई भी स्टेट होगा, आ रहा समझे ना, तो इनका जो लिमिट 20 लाख की चला जाएगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इस स्टेट को छोड़कर किसी अदर स्टेट में आते हैं तो कितना जाएगा, तो 40 लाख लिमिटेशन। अगर जो 40 लाख को पार कर लेते हैं तो इनका जो अपना बिजनेस वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना। आ रहा समझ में ना? अब एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले हमने आपको बताया जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा जो कितने अंक का होगा। फिर हमने आपको बताया लायबिलिटी टू रजिस्टर, आखिर किसको उत्तरदायी तो बनेगा रजिस्ट्रेशन कराने का, तो सबके लिए एक लिमिटेशन फिक्स है कि जो अगर जिस लिमिट को पार करेंगे तो उनको अपना बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इतना क्लियर है ना? जो दे रहा है स्पेशल कैटेगरी यानी कि अगर जो इस स्टेट में आते हैं तो कितना से अधिक होगा, तो 20 लाख से, और अगर जो अदर यानी कि स्पेशल को छोड़ करके द रेस्ट ऑफ इंडिया में आते हैं तो 4 लाख। इतना क्लियर है ना? हाँ लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, कुछ ऐसे मॉन्डेटरी भी हैं कि जिनका जो टर्नओवर कम है फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आ रहा समझे ना? जैसे और जो कहीं किसी का ऐसा बिजनेस है टर्नओवर लिमिट कम है लेकिन फिर भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। अब क्यों, तो देखिए यहाँ पे दे रहा है मॉन्डेटरी रजिस्ट्रेशन, उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब अगर जो ऐसा बिजनेस है जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उनको अनिवार्य रूप से बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। कौन कौन सा? तो पहला दिया, अगर कोई पर्सन या बिजनेस, अगर कोई पर्सन या फिर कोई क्या हो, कोई बिजनेस हो जो कह रहा है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है। इंटर स्टेट का मतलब पता है ना, और टैक्सेबल का मतलब पता है ना। इंटर स्टेट का मतलब अपने स्टेट से बाहर, और टैक्सेबल का मतलब ऐसे कुछ जिस पर टैक्स लगा। अगर जो ऐसा गुड्स है हमारे पास जिस पे टैक्स लगा हुआ है और अपने स्टेट को छोड़ कर हम दूसरे स्टेट में अगर जो सेल कर रहे हैं तो क्या करना होगा, तो अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसकी एनुअल एलिगेट टर्नओवर लिमिट कम क्यों ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जो आपका स्टेट वो यूपी क्या है, तो अदर स्टेट का कितना था, 40 लाख था ना, कितना था 40 लाख। आपका जो टर्नओवर वो इससे कम है, 40 लाख से क्या है कम है। लेकिन अगर जो आप यूपी से किसी अदर स्टेट में टैक्सेबल गुड सप्लाई करते हैं, ऐसा गुड जिसपे टैक्स लगा हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना हो। भले ही आप एक साल में 40 लाख के बजाय बल्कि आप 19 लाख का ही टर्नओवर कर रहे हैं फिर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना हो, क्योंकि आप टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। और जब टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करेंगे तो टैक्स आपके गवर्नमेंट को पेमेंट करना हो, और जब गवर्नमेंट को पेमेंट करना हो तो फिर किस कैटेगरी में आना होगा, रजिस्ट्रेशन में। अगला कह रहा है क्या, अगर कोई कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना। क्या दिया यहाँ पे, कैजुअल या नॉन रेजिडेंट का मतलब समझ लीजिए। अगर हमारा जो रेजिडेंस है, जो घर है वो यूपी में है, कहाँ पे है, यूपी में, हम यूपी के निवासी हैं और यूपी को छोड़ करके किसी अदर स्टेट में जा करके हम वहां रह के अपना बिजनेस कर रहे हैं। मतलब समझा रहा है ना कि आपका स्टेट कहाँ पे है, यूपी में, और यूपी में आपको कोई लोकेशन नहीं दिखा बिजनेस करने के लिए तो आप बिहार में चले गए, तो आपका रेजिडेंस कहाँ का है,
यूपी का, और आप कहाँ पे गए हैं, बिहार में। तो अगर ऐसे जगह पे जो आप टैक्सेबल पर्सन है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा, जो आगे वही लिमिटेशन ही दे रहा है, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कम। टर्नओवर का मतलब समझा रहा है, 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक जितना आप परचेज और सेल करते हो वही आपका टर्नओवर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, टर्नओवर। और यदि 1 साल में अगर जो टर्नओवर आपका पार नहीं है, और अगर जो आप नॉन रेजिडेंट हैं और टैक्सेबल गुड्स पर्सन है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा। अगला क्या दिया है, हाँ, तो कह रहे हैं यहाँ पे जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने के लिए लाइबल में उसे अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना। अगर जो आपका बिजनेस ऐसे कैटेगरी में आ रहा है कि आप परचेज कर रहे हैं कोई गुड्स, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं 100 रुपए का कोई सामान, तो 5 रुपए उस पर टैक्स दे रहे हैं, 5 रुपए क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। और यही सामान यदि आप सेल कर रहे हैं 120 रुपए में, तो कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, 6 रुपए। तो अगर आप ऐसे बिजनेस है टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रिवर्स करना होगा वो जीएसटी, गवर्नमेंट को पे करना होगा ना। जब अगर आप रिवर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। तो मॉनिटरी समझ आ रहा है ना, कि अगर जो लिमिटेशन नहीं है और अगर जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। जो आगे देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पर फूड सप्लाई करता है तो आने वाले रजिस्ट्रेशन, जैसे देखिए कुछ ऐसे बिजनेस है ना, हमारा बिजनेस है, आ रहा समझे ना, क्या है, हमारा बिजनेस है और हम किसी दूसरे के माध्यम से कोई एजेंट रख लेते हैं, ये काम करिए आप हमारा सामान जल्दी जल्दी सेल करवाइए। बिजनेस हमारा है लेकिन हम किसी दूसरे एजेंट को रखें, वो कस्टमर को लेकर के आएगा, हम सामान उससे बेचेंगे। तो अगर जैसे हम एजेंट को हम रखे हुए हैं तो भी हमको बिजनेस को क्या करना हो, रजिस्ट्रेशन कराना। अब भले ही हमारी एनुअल एग्रीगेट लिमिट कम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना। और आगे कह रहा क्या, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस करते हैं उसे अनिवार्य से रजिस्ट्रेशन कराना। यदि आप सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब समझ रहे हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, हमारा जो बिजनेस हम इंटरनेट प्रोवाइड करते, क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट। हमारे पास आते हैं और हम क्या करते हैं, उनका इंटरनेट रिचार्ज करके दे देते, वो सर्विसेज का बिजनेस है। हम इनपुट पहले अपने पास बिजनेस अपना कर लिए हैं, हम दूसरे किसी से इनपुट पहले ले लेंगे अपना सर्विस, और वही सर्विस हम दूसरे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। अगर जैसा भी बिजनेस है तो जिससे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आगे का जो बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर व्यापार करते हैं तो उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे किसी टॉपिक को लेकर किसी माध्यम से अगर जो बिजनेस कर रहे हैं तो भी रजिस्ट्रेशन कराना। और अगला कह रहे जो भारत के बाहर की कंपनी, सपोज करिए हमारा जो कंट्री वो कहाँ पे कौन सा है, भारत, हाँ इंडियन, यानी कि भारतीय हम लोग, भारत के कोई भारत के बाहर के कोई कंपनी है, जैसे मान लेते हैं हाँ फॉरेन का कोई भी कंपनी हो गया, तो भारत में आके रह रहा है और वो यहाँ से कोई ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर का काम कर, तो यहाँ कह रहा है क्या, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के भीतर अगर जो है, और अगर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करा। सपोज करिए कि हमारा जो कंट्री है वो कौन सा है, भारत का, यानी कि इंडिया, आ रहा समझे ना। और मान लेते हैं चाइना ही आ गया, क्या आ गया, हाँ चाइना ही आ गया। अब हाँ तो मिल लेना पाकिस्तान चाइना जो भी हो, बस एक सिंपल समझ लेते हैं। अब ये अपना कंपनी ला करके कहाँ किया है, इंडिया के अंदर, आ रहा समझे ना। और इसका जो बिजनेस है ऑनलाइन डाटाबेस लेता है, पर्सन अगर जो इंडिया का कोई पर्सन जाता है उसका इंफॉर्मेशन लेता है कि आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका स्टेट क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन लेता है। और जिससे इंफॉर्मेशन ले रहा है अगर जो वो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, जैसे अगर जो सपोज यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक का बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड, और दूसरे का बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं, आया समझे ना। तो अगर जो सिर्फ रजिस्टर्ड व्यक्ति से लेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से करेगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना। इतना क्लियर है ना। और जब इसके आगे जाएंगे
तो अगला दे रहा है क्या, टीडीएस रिडक्शन। अगले पेज पे क्या आएगा, हाँ ये बस पढ़ लो, टीडीएस रिडक्शन वाला। जो कह रहा है कि ऐसे बिजनेस जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना। अब टीडीएस क्या है, जैसे जब हम लोग कहीं काम करते हैं ना तो सैलरी के ऊपर टीडीएस कट, हाँ टीडीएस एक प्रकार का टैक्स में कलेक्ट किया जाता है। हाँ जो गवर्नमेंट या जो भी, हाँ नहीं वो पीएफ अलग होता है, वो प्रोवाइडेड फंड होता है, टीडीएस अलग होता है। आया समझे ना, जैसे ही कुछ दुर्घटना हो या फिर रिटायर हो जाते हैं तो उसके प्रति ये दिया जाता है। अगर जब ऐसा कोई बिजनेस है तो भी उसको क्या करना होगा, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना। तो फिलहाल अभी जो बताएं क्लियर है ना। अभी आज आप लोग क्या क्या बताएं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, कि जब बिजनेस जीएसटी नहीं था तो इसके पहले क्या था, नंबर है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है टाइम पर। लेकिन जब जीएसटी आ गया तो वहां पे क्या मिलेगा, गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन, क्लियर है ना। और जब जीएसटी आ गया उसके बाद से बताएं क्या, थ्रेशोल्ड लिमिट, लिमिट क्या है, तो जो अगर स्पेशल कैटेगरी में है तो 20 लाख, और अगर जो अदर स्टेट में है तो 40। अगर जो लिमिट पार करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन अगर कुछ हमने मॉनिटरी भी बताया, उसको छोड़ करके, लिमिट को छोड़ करके और किसी अदर अदर अगर जो आते हैं इसमें तो उनका अगर जो टर्न ओवर कम है फिर रजिस्ट्रेशन करा। अब इसके बाद हमको जानना है टाइप्स ऑफ, कि जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप डीलर हो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपका बिजनेस हो गया, क्या बन गए, डीलर। अब ये डीलर दो प्रकार के होते हैं, हाँ बता नहीं रहे, समझ लो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। अब ये जानना है टाइप्स ऑफ डीलर, डीलर कितने प्रकार के होते हैं और किसको क्या बोलते हैं, क्लियर है ना। तो फिलहाल आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लो, और इसके आगे बताते हैं आप लोग को टाइप्स ऑफ